प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 27वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है कथाओं, उपन्यासों और फिल्मों में कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा। तो ये लीजिए मिस्टर हस्बैंड, आपकी चाय। थैंक यू जी। अच्छा जी। अरे भाई, आज साहबजादे कहीं नहीं दिख रहे। अभिषेक और नेहा दोनों पिक्चर देखने गए हैं। क्या पिक्चर देखने गए? और तुमने उन्हें अकेले जाने दिया? अरे सुनो तो सही, सुनो तो भाई, राघव भैया सवेरे आ गया और वही दोनों को पिक्चर दिखाने ले गया। अच्छा जी, तो ये सब साले साहब की कारस्तानी है। जी। अरे ठीक है, अब दो आवारा मिलेंगे तो और करेंगे भी क्या। अच्छा, मेरा भाई आवारा। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि बाहर से सफर करके आए थे, थोड़ा आराम करते, बातचीत करते। ये क्या कि आए और पिक्चर देखने चले गए सीधा? अरे लगता है वो लोग आ भी गए। हाँ, खोलो दरवाजा खोलो। लो भाई, आ गया राघव। जीजा जी प्रणाम। अरे भाई खुश रहो। पता है राघव, तुम्हारे जीजा जी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि दोनों आवारा मिलेंगे तो और क्या करेंगे, पिक्चर देखने ही तो जाएंगे। जीजा जी आप भी? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि तुम भाई लंबे सफर से आए थे, थोड़े थके मांदे होंगे, थोड़ा आराम करते। ये क्या कि आते ही फिल्म देखने चले गए। हाँ, ये जरूर अभिषेक ने बरगलाया होगा तुम्हें, है ना? देखो तो। अरे नहीं जीजा जी, आपके शहर में फिल्म ही ऐसी लगी है जिसे देखना जरूरी था। अच्छा, क्यों भाई, ऐसी क्या बात थी? कौन सी फिल्म लगी है, हमें भी बताओ। जीजा जी, आपके शहर में एस शंकर निर्देशित फिल्म रोबोट लगी है। वही रजनीकांत, ऐश्वर्या रॉय और डैनी की हिंदी में डब्ड एक साइंस फिक्शन मूवी। माँ, इसमें ना वैज्ञानिक एक इंसान जैसा रोबोट बनाता है। जब वो इसमें इमोशंस डालना चाहता था तो एक दूसरा साइंटिस्ट होता है, वो गड़बड़ कर देता है, जिससे एक बुरा रोबोट बन जाता है। सच्ची में? हाँ, फिर उस रोबोट की फाइट होती है, एकदम ऑसम। वाह, मजा आ गया। पर राघव भाई, ये तो बता मुझे कि उस फिल्म में ऐसा क्या था जिससे तेरा उसे देखना इतना जरूरी हो गया? हाँ भाई बताओ। दीदी, वो इसलिए कि मेरी पीएचडी थीसिस का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइंस फिक्शन नॉवेल्स एंड फिल्म्स। मतलब कि विज्ञान कथा पुस्तकों और फिल्मों में कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा, यानी कि मशीनी बुद्धि की अवधारणा का प्रयोग। अब इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मैं समझाता हूँ माँ। आपने देखा होगा कि आजकल कुछ मशीनें अपने आप ही कमांड दे रही हैं और अपने आप ही काम कर देती हैं। इसे ही मशीनी बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। माँ, जैसे कि रोबोट आप देखते हो ना टीवी पर, कमांड देते ही तरह तरह के काम करने लगते हैं। हाँ। अभी कोरोना वायरस के समय में भी हवाई अड्डों पर और रोबोट आने जाने वालों का टेम्परेचर नापने से लेकर उन्हें सैनिटाइजर देने का, ये सारे काम कर रहे थे। या अस्पतालों में दवा और खाना पहुंचाने का काम भी कर रहे थे। आपने टीवी पर देखा नहीं था? हाँ, अच्छा राघव, तो भाई इसके पीछे कृत्रिम बुद्धि है जी, जिसने मशीनों को सिखाया कि ये कमांड देने पर ये काम करना है। तो जनाब एक बात बताइए, आजकल महीने में आप कितनी फिल्में देख लेते हैं? हाँ बताओ राघव। ज्यादा नहीं जीजा जी, बस रोज 1 या 2 है? अरे यार। हाँ, पर ज्यादातर फिल्में मैं अपने कंप्यूटर पर देखता हूँ। इसमें ज्यादातर फिल्में तो दूसरे देशों की बनी होती होंगी। हमारे यहाँ साइंस फिल्में बनती ही कहाँ हैं? जैसे कोई मिल गया या क्रिस जैसी साइंस फिल्में कोई भूले भटके बना भी लेता है, वरना पहले तो कहाँ। अरे नहीं जीजा जी नहीं, आमतौर पर हम में से हर व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, पर ये गलत है। तो राघव, तुम क्या सोचते हो? दीदी, मैं अब सोचता नहीं, मैं तो अब जानता हूँ। मेरी जानकारी के हिसाब से भारत में अब तक 75 विज्ञान कथा फिल्में बन चुकी हैं। 75 विज्ञान कथाएं? हाँ भाजी, सन 2000 तक तो सिर्फ 14 विज्ञान कथा फिल्में ही बनी हैं।
पर सन 2000 के बाद से इसमें तेजी आई। 2000 के बाद से तो हमारे देश में करीब 61 विज्ञान कथा फिल्में बनी हैं। अच्छा। ताज्जुब है मामा जी। हाँ नेहा, और सबसे ज्यादा 33 विज्ञान कथा फिल्में तो हिंदी में बनी हैं और तमिल में भी करीब 23 विज्ञान कथा फिल्में बनी हैं। भाई ताज्जुब है। और मामा जी और भाषाओं में? अभिषेक, इसके अलावा मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, मराठी और उड़िया भाषाओं में भी विज्ञान कथा फिल्में बनी हैं। मामा जी आपने इतनी सारी फिल्में देखी हैं? कहा नेहा, इनमें से कुछ तो आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। हाँ, भारत में बनी पहली विज्ञान कथा फिल्म मैंने जरूर देखी है। अच्छा। हाँ नेहा, इस फिल्म का नाम था काडू द जंगल। सन 1952 में $1,25,000 की लागत से तमिल और अंग्रेजी भाषा में बनी 1 घंटा 13 मिनट की इस फिल्म को अमेरिकी निर्देशक विलियम वर्क और टी.आर. सुंदरम ने निर्देशित किया था। अच्छा। इसमें पता है, इसमें एक महाकाय हाथी वूली मैमोथ का आक्रमण दिखाया गया है, जिससे सारे जंगली जानवर बस्तियों के भागते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। राघव, और हिंदी में? दीदी, हिंदी में सन 1964 में 2 विज्ञान कथा फिल्में बनी। एक शांतिलाल सोनी की मिस्टर एक्स इन बॉम्बे और दूसरी थी टी.पी. सुंदरम निर्देशित चांद पर चढ़ाई। अच्छा। दीदी, सच पूछो तो इनमें से चांद पर चढ़ाई ही सही मायनों में हिंदी की पहली विज्ञान कथा फिल्म कहलाए जाने योग्य है। और यही हिंदी की ऐसी पहली विज्ञान कथा फिल्म है जिसमें कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। वो कैसे? जी, इसमें अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल चांद पर पहुंचता है। वहां उसे दूसरे ग्रह से आए एलियन मिलते हैं। यहां से गए लोगों को उनसे निपटना पड़ता है। और जानते हैं, इसमें तारा सिंह, भगवान, पद्मा खन्ना जैसे उस समय के प्रसिद्ध सितारों ने काम किया था। अरे भाई, अब ये फिल्म चर्चा बंद भी करो। राघव को कुछ चाय नाश्ता करने दो। नहीं माँ, हम लोग तो बाहर से खा कर आ रहे हैं, है ना मामा? हाँ दीदी, इन लोगों के साथ तो मैंने बस समझ गई। आज इन दोनों ने मिलकर मामा की खूब हजामत बनाई है। तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ और रात के खाने का इंतजाम भी तो करना है मुझे। ठीक है दीदी, तुम इंतजाम करो। अच्छा राघव, फिर तो तुम्हें हिंदी में अपने मतलब की काफी फिल्में मिल गई होंगी। हाँ जीजा जी, करीब 27 फिल्में तो हिंदी में ही ऐसी बनी हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। तमिल में 15 और अन्य कई भाषाओं में कई ऐसी विज्ञान कथा फिल्में बनी हैं जिनमें कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया है। अच्छा। हाँ मामा जी, वो एक मूवी आई थी टार्जन द वंडर कार। हाँ। वो तो मैंने भी देखी है। अभिषेक, सही मायनों में इस कार में कृत्रिम बुद्धि का कमाल नहीं है। इसमें तो कार के आश्चर्यजनक व्यवहार के पीछे उस व्यक्ति की आत्मा का प्रभाव दिखाया जाता है जिसने कि वो कार बनाई थी और जिसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। तो फिर मामा जी? नया, हिंदी में कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा वाली एक अच्छी फिल्म थी 1967 में बनी फिल्म वहां के लोग। अच्छा। बाद में सन 2006 में अलग, जाने क्या होगा और क्रिश, सन 2008 में लव स्टोरी 2050 और द्रोण, सन 2009 में आ देखें जरा, सन 2010 में एक्शन रिप्ले, सन 2011 में रावण, 2012 में जोकर, 2014 में चांद, 2013, 2017 में मंगल हो, सन 2019 में मिशन मंगल और कार्गो व पानी जैसी निर्माणाधीन हिंदी फिल्में हैं जिनमें कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। पर हमारे यहाँ की विज्ञान कथा फिल्मों का स्टैंडर्ड काफी नीचा है। ये विदेशी फिल्मों के आगे कहीं नहीं टिकती होंगी। ठीक कह रहे हैं आप जीजा जी, पर कमी फिल्मों में नहीं है, न फिल्म बनाने वालों में है। तो मामा जी, आपका क्या कहने का मतलब है? कमी किस में है फिर? अभिषेक, यहाँ अच्छी विज्ञान कथा फिल्मों के दर्शक ही नहीं है। मामा जी, ये आप कैसे कह सकते हो? देखो नेहा, तमिल सिने निर्देशक जयप्रकाश ने सन 2017 में एक अच्छी विज्ञान कथा फिल्म तमिल में बनाई थी जिसका नाम था विनवेली पायना कुरिपुगल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंतरिक्ष यात्रा के नोट्स। पता है, इस फिल्म को 28 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार हेतु नामित किया गया और उसे 12 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले जिनमें महत्वपूर्ण कल्ट क्रिटिक अवार्ड भी है। तो पर इतने पुरस्कार मिलने के बावजूद भी ये फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई। हमारे यहाँ के दर्शकों को मसाला फिल्में देखने की आदत है। मामा जी, ये मसाला फिल्म क्या होती है? नया, हमारे यहाँ का दर्शक फिल्मों में डांस भी चाहता है, रोमांस भी चाहता है, गाने अच्छे हो, म्यूजिक अच्छा हो। तो यूं कहो कि हमें फिल्मी चीजों की खिचड़ी पसंद आती है। ठीक कहा नेहा। और इस खिचड़ी बनाने में फिल्म का विज्ञान वाला तत्व काफी कम रह जाता है। मामा जी, आप भी ना
किसने कहा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कि ऐसी खिचड़ी फिल्म बनाओ? जानते हो अभिषेक, सन 2008 में निर्देशक गोल्डी बहल ने एक विज्ञान कथा फिल्म द्रोण बनाई। इस फिल्म का बजट था करीब 45 करोड़। और जानते हो इस फिल्म ने कुल कितनी कमाई की? कितनी मामा जी? केवल 15 करोड़। अच्छा। राघव, चाहे जो भी कह लो भाई, हमारे यहाँ की ये फिल्में विदेशी फिल्मों जैसे कि टर्मिनेटर, ब्लेड रनर, मैट्रिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 2008 में बनी स्पेस ओडिसी जैसी कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा वाली फिल्मों के आगे कहीं नहीं टिक पाती। आप ठीक कहते हैं जीजा, इनमें से कई फिल्में मैंने भी देखी हैं। सच में मामा जी? तो मामा जी कुछ इन फिल्मों के बारे में भी बताइए ना। देखो भाई, मेट्रोपोलिस तो विज्ञान कथा फिल्मों में एक मील का पत्थर है। फ्रिट्ज लैंग द्वारा 1927 में निर्देशित ये मूक श्वेत श्याम जर्मन फिल्म पहली विज्ञान कथा फिल्म कहलाए जाने लायक है। पहली बार इसमें विकसित होती तकनीक के मानवता पर दुष्प्रभाव दिखाए गए हैं। इस फिल्म का प्रभाव दशकों तक निर्देशकों के सिर चढ़कर बोलता रहा और उनकी फिल्मों में इसका प्रभाव साफ रूप से देखा जा सकता है। इस फिल्म में एक वैज्ञानिक एक धात्विक रोबोट का निर्माण जो मेट्रोपोलिस शहर में छद्म रूप से रहकर अव्यवस्था फैला देता है। अरे नए जमाने की बात करो राघव, हमने तो टर्मिनेटर, रोबोकॉप, इंटरस्टेलर, एक्स मशीन, एवेंजर, ब्लेड रनर जैसी फिल्मों के बड़े चर्चे सुने। मैंने एक बार में पढ़ा है भाई इनके बारे में। हाँ जीजा जी, कृत्रिम बुद्धि के उपयोग के लिहाज से ये फिल्में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें सन 2017 में बनी अमेरिकन फिल्म ब्लेड रनर 2049 को एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। वो क्यों मामा जी? वो इसलिए नेहा क्योंकि इस फिल्म में बायो इंजीनियर्ड मानवों की कल्पना की गई है जिन्हें रेप्लिकेंट्स कहा जाता है। इन्हें खराब होने पर मार दिया जाता है जिसे रिटायर होना कहा जाता है। कैसे इस प्रकार की कृत्रिम बुद्धि हमारे समाज और सभ्यता को अस्थिर कर सकती है, यही इस फिल्म की मुख्य थीम है। बायो इंजीनियर्ड मानव, वाह मामा जी, क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ अभिषेक, और इसलिए इसने अपने डिजिटल इफेक्ट, सिनेमेटोग्राफी और निर्देशन के लिए कई एकेडमी पुरस्कार जीते हैं। हाँ मामा जी, अभी एक और फिल्म एक्स मशीन के बड़े चर्चे सुने गए थे। क्या मामा जी आपने ये फिल्म देखी है? देखी है, क्योंकि इसे देखना जरूरी था। इसमें विश्व की एक सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी में कार्यरत एक प्रोग्रामर एक प्रतियोगिता जीतता है। अच्छा। इनाम के तौर पर उसे कंपनी के मालिक के बंगले पर एक सप्ताह गुजारने का मौका मिलता है, जहां उसकी भेंट एक महिला रोबोट से होती है जिसमें अति परिष्कृत कृत्रिम बुद्धि के साथ भावनाएं भी हैं, और वो इस कंपनी के मालिक से मुक्त होना चाहती है जिसने उसका निर्माण किया है। अच्छा, यानी कि फिल्म में कृत्रिम बुद्धि को बिल्कुल मानव के समकक्ष लाने की कोशिश की गई है। हाँ जीजा जी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर आधारित सन 2014 में बनी इस ब्रितानी विज्ञान कथा फिल्म ने पटकथा, विजुअल इफेक्ट और निर्देशन के साथ इसके कलाकारों ने कई एकेडमी पुरस्कार जीते हैं। मामा जी, मतलब ये है कि पश्चिमी फिल्म निर्माता कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करके न सिर्फ ऊंचे दर्जे की विज्ञान कथा फिल्में बना रहे हैं, बल्कि उनकी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हो रही हैं और बेशुमारी कमाई भी कर रही हैं। हाँ अभिषेक, ऐसी बहुत सारी कृत्रिम बुद्धि आधारित फिल्में बनी हैं जो न सिर्फ श्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्में हैं, वरन उन्होंने कमाई में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसी कौन कौन सी फिल्में हैं मामा जी? नया जैसे सन 2013 में बनी अमेरिकन विज्ञान कथा फिल्म हर, जिसमें एक अंतर्मुखी लेखक थियोडोर कृत्रिम बुद्धि से युक्त एक सिस्टम खरीदता है और बाद में इंसानों की तरह उसे प्यार करने लगता है, जो अंततः उसे छोड़ जाता है। मामा जी, यानी कि अब हर फिल्म में कृत्रिम बुद्धि एक सीमा में ही रहती है, वह मानवों की तरह बलिदान, प्यार, वादा निभाने जैसे इमोशंस नहीं कर पाती। कैसी बातें करते हो अभिषेक, ये तो मानवों के लक्षण हैं। हाँ अभिषेक, ऐसी ज्यादातर फिल्मों में मानव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक रेखा हमेशा नजर आती है। अच्छा। पर 6 सीक्वल में बनी फिल्म टर्मिनेटर में ऐसा नहीं है। 6 सीक्वल में? हाँ नेहा, इस सीक्वेंस की पहली फिल्म द टर्मिनेटर सन 1984 में बनी, फिर 1991 में बनी टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे, 2003 में टर्मिनेटर राइज ऑफ मशीन्स, 2009 में टर्मिनेटर सॉल्वेशन, 2015 में टर्मिनेटर जेनेसिस और 2019 में टर्मिनेटर डार्क फेट। यही नहीं, इस पर आधारित उपन्यास, वीडियो गेम्स, टेलीविजन सीरीज, ऑडियो आदि भी जारी किए गए हैं। टर्मिनेटर सीरीज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ जीजा जी, जेम्स कैमरून द्वारा निर्मित इस प्रोजेक्ट में स्काईनेट सिंथेटिक इंटेलिजेंट मशीनें और रेजिस्टेंट फोर्सेस मिलकर पूरी मानवता का सफाया करना चाहते हैं।
और हर बार तरह तरह से उनकी योजनाओं को विफल कर दिया जाता है। हद ही हो गई भाई, अभी तक तुम लोगों की बातचीत बंद नहीं हुई है। और राघव, तेरा मुंह भी ना बस बोलते बोलते थकता नहीं है। हाँ। दीदी वो बस अब कुछ नहीं, चलो खाना तैयार है, इस चर्चा को बंद करो, चलो खाना खाओ। चलो भाई चलो, तुम्हारे चक्कर में कहीं खाना ना मिले हमें। चलो अब भूख तो अब बहुत लगा है। तो चलो खाते हैं भाई। चल राघव, लाइब्रेरी तक तो पहुंच गया, अब आगे देख के क्या होता है। ये लाइब्रेरियन तुझसे कैसे पेश आती है? लोगों ने तो ये बताया है कि ये सनकी है, पर विज्ञान कथाओं की बहुत बड़ी जानकार है, शायद विज्ञान कथाएं लिखती भी हो। हाँ, तो ये रहा लाइब्रेरियन का कमरा। बाहर तो कोई बैठा नहीं है, फिर किससे खबर भेजूं? ठीक है, खुद ही चलता हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। कहिए। जी मेरा नाम राघव है, मैं एक पीएचडी छात्र हूं। जी, और मेरी पीएचडी की थीसिस का विषय है विज्ञान कथा उपन्यासों और फिल्मों में कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा। अच्छा, तो जी इस सिलसिले में मुझे आपकी सहायता चाहिए। अच्छा, आप लाइब्रेरी में रेफरेंस देखने आए हैं? अपने गाइड का अथॉरिटी लेटर लाए हैं क्या? जी वो तो मैं लाया हूँ, पर मैं सिर्फ लाइब्रेरी में रेफरेंस देखने नहीं आया हूँ। तो मेरे गाइड प्रोफेसर मेरा ने मुझे आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि विज्ञान कथाओं में आपकी जानकारी अतुलनीय है। हाँ, अच्छा, तो राघव जी आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जी आपकी जानकारी में ऐसी हजारों किताबें होंगी जिनमें कृत्रिम बुद्धि को लेकर विज्ञान कथा का ताना बाना बुना गया होगा। हाँ, तो जी मेरा निवेदन है कि एक तो आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी से इस विषय पर मुझे निर्देशित करें और इनमें से कुछ चुनिंदा पुस्तकों के नाम बताएं जो इस क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती हूँ। जितनी यहाँ से उपलब्ध हो सके उतनी मुझे यहाँ से इशू करवा दें। राघव, ये तो तुमने सही कहा कि कृत्रिम बुद्धि आज से नहीं, पुराने समय से ही विज्ञान कथा लेखकों का सबसे पसंदीदा विषय रहा है। जी अगर हम प्राचीन या धार्मिक पुस्तकों में मिलने वाले दृष्टांतों को अनदेखा कर दें तो विज्ञान कथाओं में पहली बार कृत्रिम बुद्धि की धारणा को शामिल करने का श्रेय न्यूजीलैंड के लेखक सैमुअल बटलर को जाता है। जी 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 मैंने 1872 में उनका लिखा वो माइलस्टोन फिक्शन एरिवोन पढ़ा है। वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। बटलर डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाले लेखों से बहुत प्रभावित थे। इसके जवाब में उन्होंने 1863 में एक लेख लिखा था, जी डार्विन अमंग द मशीन्स, जिसमें उन्होंने डार्विन के प्राकृतिक चुनाव के समानांतर बुद्धिमान और स्वयं परिवर्तक क्षमता से युक्त मशीनों के विकास की अवधारणा व्यक्त की थी। वही लेख 9 साल बाद इस उपन्यास का आधार बना। जी एकदम नई सोच थी। बटलर ने इसे विक्टोरियन समाज पर एक व्यंग की तरह लिखा था। उनकी इस एरोवोनियन सोसाइटी में अपराधियों को बीमार और बीमारों को अपराधी माना जाता है। अच्छा। इस पुस्तक के 3 अध्यायों को बुक ऑफ मशीन्स कहा जाता है। अच्छा। इसमें कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों को मानव सभ्यता के लिए जरूरी मगर हानिकारक संभावनाओं की तरह चित्रित किया गया है। मतलब ये है कि न तो ये यूटोपिया है और न डिस्टोपिया। विज्ञान कथा लेखकों ने इन मशीनों को लेकर सुखांत और दुखांत दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। इनमें ऐसी मशीनों को मानव के नियंत्रण में रहने से लेकर ऐसी मशीनों द्वारा मानवता को दास बनाने, मानवों को पूरी तरह सफाया करने तक के प्लॉट विकसित किए गए हैं। स्कॉटलैंड के लेखक यान बैंक्स की 1887 से 2012 तक लिखी गई 10 उपन्यासों की श्रृंखला कल्चर तो इस प्रकार के सुखांत उपन्यासों का एक उदाहरण ही है। इसमें ह्यूमनॉइड, एलियंस, अति विकसित कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनें सब एक साथ रहते हैं। आवश्यकता की सारी वस्तुओं का उत्पादन ऑटोमेटिक है, इसलिए आवश्यक वस्तुएं या तो सस्ती हैं या फिर मुफ्त।
इसे लेखक पोस्ट स्कार्सिटी अर्थव्यवस्था कहता है, जहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। इस ग्रह के सारे निवासी या तो जनरेशन अंतरिक्ष यानों पर या ग्रहों से दूर बने स्थानों पर रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, इसलिए ग्रह पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी नहीं है। वहाँ के निवासी ग्रहों की प्लानिंग और शासन भी नहीं देखना चाहते। इसके लिए उन्होंने अति विकसित कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों को तैनात किया है। इन्हें उनकी इस स्पेस सोशलिज्म में माइंड्स कहा जाता है। यान बैंक की ये कल्चरल श्रृंखला अब एक तरह का सोप ओपेरा ही है ना? हाँ, वैसे तो वह साइबर पंक का जमाना था, जिनसे कृत्रिम बुद्धि के कारण भविष्य को लेकर निराशा भरी कल्पनाएं की जाती थी। उस दौर में इयान बैंक की कल्चर ने विज्ञान कथा की उपविधा स्पेस ओपेरा को एक तरह से पुनर्जीवित किया था। सुखांत कहानियों में कृत्रिम बुद्धि वाली थीम मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। या तो इसमें कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों के अमरत्व या लंबे जीवन की संभावना होती है, या मानव उसको ज्यादातर काम सौंप कर कार्य मुक्त होने की स्थिति में आ जाते हैं, या फिर इनकी सहायता से वो मानव की रक्षा करते हैं और दूसरों पर शासन करते हैं, या फिर इन्हें आनंद और मनोरंजन की प्राप्ति का साधन बनाते हैं। लगता है तुमने खूब पढ़ा है। जी। पर कृत्रिम बुद्धि वाली दुकान कथाओं में या तो मशीनें मानवों के विरुद्ध विद्रोह करती नजर आती हैं, या फिर मानव के सारे कार्य को अपने हाथों में लिए मानव जाति को नकारा और ऑब्सोलीट बनाने पर तुली दिखाई देती हैं। जी बिल्कुल ठीक। कहीं तो वह पूरे समाज को नियंत्रित करती नजर आती है, तो कहीं मानवों के नियंत्रण में अपने काम को अंजाम देती हैं। पर कुछ विज्ञान कथाओं में वह मानव जाति के विरोध में खड़ी नजर आती हैं, और कहीं कहीं तो वह पूरी मानवता को मानव जाति का सफाया करने के लिए प्रयत्नशील होती हैं। मैडम, शायद आप कृत्रिम बुद्धि पर आधारित डिस्टोपियन विज्ञान कथाओं में AI रेबेलियन, AI कंट्रोल्ड सोसाइटीज, ह्यूमन डोमिनेंस और फ्रैंकस्टीन कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हैं, है ना? हाँ राघव, लेकिन पहले हम AI रेबेलियन या कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों के विद्रोह की ही बात करें। जी। केरल केपेक की विज्ञान कथा RUR, जिसमें पहली बार ऑटोमेटोन को रोबोट कहा गया था। जी। या अमेरिकन लेखक ग्लेन लार्सन की विज्ञान कथा बैटल स्टार गैलेक्टिया में भावनाओं वाले योद्धा रोबोट साइलोन्स में भी इसी प्रकार के विद्रोह की गाथा है। हाँ मैडम, पर अमेरिकी लेखक जैक विलियमसन की कथा विद फोल्डेड हैंड्स में कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनें एक पूरे मानव समाज को नियंत्रित करते नजर आती हैं। ब्रितानी विज्ञान कथाकार नील आशेर ने सन 2001 से सन 2008 तक पॉलिटी यूनिवर्स सीरीज की जो 5 पुस्तकें लिखी, उनमें उन्होंने कृत्रिम बुद्धि से नियंत्रित एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जिसमें इन कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों को मानव ने अपनी सहायता के लिए बनाया था। जी। पर धीरे धीरे वे पूरे मानव समाज को ही नियंत्रित करने लगती हैं। मैडम, मुझे एक भारतीय विज्ञान कथा लेखक शिव रामदास की सन 2013 में लिखी विज्ञान कथा डोम चाइल्ड भी याद आ रही, जो एक इसी प्रकार का विज्ञान कथा उपन्यास है। हाँ, बहुत से भारतीय विज्ञान कथा लेखक जो मुख्यतः अंग्रेजी में लेखन करते हैं, उनकी कुछ कहानियों में कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों की और उनसे नियंत्रित समाज की कल्पना की गई है। मैडम, मैंने अमेरिकी विज्ञान कथाकार डॉन सिमंस की उपन्यास श्रृंखला हाइपरियन कैंटोस पढ़ी है, जो उन्होंने 1989 से 1997 के बीच लिखी थी। हाँ राघव, 4 पुस्तकों की इस श्रृंखला में 4 भुजाओं वाले आधी मशीन और आधे जीवित प्राणी जैसे कृत्रिम बुद्धि से युक्त जीवों की कल्पना की गई है, जिन्हें श्रीक कहा गया है। वहाँ की चर्च द्वारा इन्हें लॉर्ड ऑफ पेन भी माना गया है। दुखांत विज्ञान कथाओं में एक और कंसेप्ट मुझे प्रमुखता से मिला मैडम, जिसमें इन कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों को मानव दास की तरह बनाता है। यदि ये विद्रोह करती हैं, तो विद्रोह करने वाली मशीनों के विद्रोह को दबाकर उन्हें काबू में करता है। इसाक आसिमोव की रोबोट श्रृंखला की विज्ञान कथाओं और अमेरिकी विज्ञान कथा लेखक फ्रैंक हर्बर्ट की विज्ञान कथा उपन्यासों की श्रृंखला ड्यून में इसी ह्यूमन डोमिनेंस थीम का प्रयोग किया गया है। 1965 से लेकर 1985 तक लिखी गई 4 किताबों की इस श्रृंखला ड्यून को सॉफ्ट साइंस फिक्शन में मील का पत्थर माना जाता है। और फ्रैंकेनस्टीन कॉम्प्लेक्स, इसमें बुद्धिमान मशीनें अपने बनाने वालों को ही समाप्त करने पर उतारू हो जाती हैं। प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक इसाक आसिमोव को इस शब्द का जनक माना जाता है। मुझे तो लगता है मैडम कि मैरी शैली की प्रसिद्ध विज्ञान कथा फ्रैंकस्टीन इसका सबसे पहला उदाहरण है। राघव, मैरी शैली की लैंडमार्क फ्रैंकस्टीन के वैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकस्टीन की तरह आम आदमी ही नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिक भी, जिनमें स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग भी शामिल हैं, अच्छा। ये मानते हैं। लेकिन ये बुद्धिमान मशीनें या तो मानव को दुनिया से मिटाकर अपनी एक दुनिया बसा लेंगी, या फिर ये मानव पर
शासन करेंगी। इसाक आसिमोव ने बुद्धिमान मशीनों पर इस नेगेटिव सोच को बदलने के लिए ही अपनी विज्ञान कथाओं में रोबोटिक्स के 3 काल्पनिक नियमों का प्रतिपादन किया था। इस थीम पर तो बहुत सारी विज्ञान कथाएं और उपन्यास लिखे जा चुके हैं। कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों पर आधारित विज्ञान कथाओं में एक और थीम पर विज्ञान कथाकारों ने अपनी लेखनी चलाई है। वो कौन सी? इस थीम को क्यूरियोसिटी कहते हैं। क्यूरियोसिटी? इसमें कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनें वास्तविक दुनिया के मानवों की तरह सोचती हैं और काम करती हैं। ना तो वे मानवों की दास होती हैं और ना ही मानवों की शासक। 1956 में लिखी इसाक आसिमोव की प्रसिद्ध विज्ञान कथा द लास्ट क्वेश्चन और पोलैंड की विज्ञान कथाकार स्टेनिस्लॉ लेम की विज्ञान कथा गोलेम 14 इस श्रेणी की कथाएं हैं। गोलेम 14 में कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनें मानवों को युद्ध में मदद करने से मना कर देती हैं, क्योंकि वे युद्धों को बुरा मानती हैं और मानवता के लिए घातक मानती हैं। एक बात कहूँ मैडम, जब मेरे थीसिस गाइड प्रोफेसर मेहरा ने मुझे आपके पास भेजा था, तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं विज्ञान कथा की एक चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया से मिलने जा रहा हूँ। मैडम, मैं आपकी विज्ञान कथा के बारे में जानकारी को सलाम करता हूँ। राघव जी, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं मैडम, विज्ञान कथाओं के बारे में इतनी जानकारी इंटरनेट पर भी नहीं मिल सकती थी, और ऊपर से आपकी आलोचक नजर, ये तो कहीं भी नहीं मिल सकती। अरे मैं तो भूल ही गई, अभी तो हमें पुस्तकालय से इशू कराने के लिए किताबें भी छांटनी हैं। चलें। जी चलिए। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 27वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था कथाओं, उपन्यासों और फिल्मों में कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा। आलेख डॉक्टर अरविंद दुबे, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्माण और प्रस्तुति पंकज पति पाठक, प्रस्तुति सहायक सैयद मुनिस हैदर रिजवी। भाग लेने वाले कलाकार थे सुनीता ठुकराल, सचिन कथूरिया, किशोर सहजानी और शालिनी मित्तल। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रोबोट को पहले क्या कहा जाता था? और दूसरा प्रश्न है, पहली बार किस विज्ञान कथा में मानव जैसी मशीनों को रोबोट कहा गया था? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।